आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, आज के लेक्चर में हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्वाड्रेचर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। यानी अगर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है तो उसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है उसको हम क्वाड्रेचर कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ रिलेटेड टू क्वाड्रेचर। अब एरिया अंडर द कर्व अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो अगर आप लोगों को याद हो हम क्या करते थे, हम इंटीग्रेट कर देते थे। कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप उसको इंटीग्रेट कर देते थे और उससे हमारे पास जो है वो एरिया अंडर द कर्व आ जाता है। यानी या दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये पढ़ा हुआ था कि डेफिनेट इंटेग्रल रिप्रेजेंट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब इसमें यह है कि एरिया के हवाले से हम दो टाइप के जो है वो यहाँ पे एरियाज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, एरिया अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, एरिया अलोंग एक्स एक्सेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व है, यही हम आमतौर पे अभी तक जो सेकेंड ईयर में फाइंड आउट करते थे वो एरिया अलोंग एक्स एक्सेस ही था। यानी लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व, देन एरिया अलोंग एक्स एक्सेस इज डिनोटेड बाय ए और ए एक्स, या ये एक्स छोटा सा इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एंड इज डिफाइंड बाय ए एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल x1 टू x2 y dx। ठीक है, एरिया अलोंग एक्स एक्सेस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया हुआ है कि ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपने x1 से लेके x2 तक जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है अंडर दिस कर्व। यानी आप ये एरिया जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपने फाइंड आउट करना है, ये सारा एरिया अगर आपने फाइंड आउट करना है तो अब आप क्या करेंगे कि आप सिंपली सिंपली इंटीग्रेट करोगे। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वाई फंक्शन, उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे और x1 से लेके x2 तक, यानी आपने जिस जहाँ से जहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करना है वहाँ से वहाँ तक आप x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे और विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सेकंड टाइप हमारे पास क्या हो सकती है, एरिया अलोंग y एक्सेस। एरिया अलोंग y एक्सेस का ये मतलब है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये कर्व गिवन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ये जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म नहीं है बल्कि x इक्वल टू एफ ऑफ y कर्व गिवन हो। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y आपको गिवन हो और आपके पास y की लिमिट्स मौजूद हों कि y1 से लेके y2 तक आपने जो है वो इसको एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इंटेग्रल y1 से y2 x dy। ठीक है, और इस एरिया को हम ए वाई से या ए से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आप देख लें कि अब हमने इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस में हम एरिया अलोंग एक्स एक्सिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके पास बाज़ औक़ात हम एरिया अलोंग वाई एक्सिस भी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। ये आपके पास जो है वो नोट एक दिया हुआ है कि अ कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस इफ इट इज अनचेंज्ड व्हेन रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू माइनस वाई x1 अप्रोच टू x2। इसकी लिमिट्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपको कोई कर्व की इक्वेशन दी हुई है और आप चेक करना चाहते हो कि ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब है कि कर्व का जैसा पोर्शन एक्स एक्सिस से ऊपर है वैसा ही पोर्शन एक्स एक्सिस से नीचे भी बन रहा हो। तो आप क्या करें, आप y की जगह माइनस वाई पुट करके देखें। अगर आपके पास कर्व अनचेंज रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कर्व है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, और लिमिट्स उस सूरत में हमारे पास अगर कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो हम लिमिट्स जो है वो एक्स की लिमिट्स यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अ कर्व इज सेट टू बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि कर्व जिस तरह से वाई की एक साइड पे, वाई एक्सिस के एक साइड पे जो शेप बना रही है वही शेप उसकी वाई एक्सिस के दूसरे साइड पे भी हो। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है कि हम x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करके देखें। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखें, अगर कर्व अनचेंज रहे, यानी माइनस एक्स पुट करने से दोबारा सॉल्व करें और आपके पास जो है वो कर्व अनचेंज रहे, तो इसका मतलब ये है कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
ठीक है। आप ये एक तो, और दूसरा एक और भी है कि सिमेट्रिक, आपके पास ये एक नोट आपको और दिया हुआ है कि इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस देन वी टेक एनी वन ऑफ इट, दैट इज इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस वी टेक इट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस। अब अगर आपके पास ऐसा है कि कोई कर्व आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया, और कर्व अनचेंज रही, इसका मतलब है ये कर्व दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी कर्व की शेप जो एक्स एक्सिस से ऊपर बन रही है वही एक्स एक्सिस से नीचे बन रही है, जो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे शेप है वही वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे शेप है। ठीक है। अगर कर्व बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये सपोज कर रहे हैं कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अब आप देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये एक इलिप्स की क्वेश्चन है, एक्स स्क्र बाई स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, और हमने इसको जो है वो अ, इसके लिए इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो आपको दी हुई है कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्र बाई स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, ये दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमने इसे किसी एक एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक कंसिडर कर लेना है। हमने सपोज कर लिया कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट, हमने सपोज कर लिया कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस। तो अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और वहाँ से x की वैल्यूज़ ऑप्टेन कर लेंगे। जो वैल्यूज़ x की ऑप्टेन होंगी वो असल में लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी। तो हमने सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र या x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। दिस मीन्स दैट, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। ठीक है। दिस मीन्स दैट x1 इज इक्वल टू माइनस ए एंड x2 इज इक्वल टू ए। यहाँ से हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये वैल्यूज जो हमारे पास हैं ये असल में हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास ऑब्टेन हो गई हैं। ठीक है। अब हम जो है वो बाकी आपके पास जो इक्वेशन है उससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और लिमिट्स x की जो है वो अप्लाई कर लेंगे। यानी आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू, आपके पास था एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, इसी को रीराइट किया है, देन उससे y की वैल्यू निकाली है, वो आ रही है प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है। अब एरिया हमने, इसका मतलब है इस टाइम पे हम एरिया अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट्स हमने एक्स की निकाल ली है और वाई को भी फाइंड आउट इक्वेशन में से कर लिया है। तो अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और देन हमने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। इसको हमने यहाँ पे b बाई ए जो है वो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया इंटेग्रल से। बाकी जो आपके पास इंटेग्रल बचता है, इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एक्स बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, ये अप्लाई किया और हमने यहाँ से जो है इसको एरिया को फाइंड आउट कर लिया, उस पर लिमिट्स अप्लाई की और एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो हमारे पास एरिया ऑफ इलिप्स जो है वो क्या आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अच्छा, अब देखें एक और बात भी यहाँ पे है, ये जो 2 हमने यहाँ पे लगाया, ये क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इस वक्त ये सपोज किया हुआ है कि ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो आप इंटेग्रल फाइंड आउट कर रहे हो उससे एक्स एक्सिस के अबव एरिया फाइंड आउट हो रहा है, बिलो जो हिस्सा है एक्स एक्सिस के उसका एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरिया एक ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पूरी इलिप्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ln ऑफ x। ठीक है, x1 इज इक्वल टू a एंड x2 इज इक्वल टू b। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, y बना बनाया आपको गिवन है, ln ऑफ x अपर और लोअर लिमिट्स गिवन है, आपने सिंपल इसमें एरिया अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली जो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ठीक है, x1 इज इक्वल टू a एंड x2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं सी स्क्वेयर बाय एक्स, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको गिवन है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, इंटेग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे सी स्क्वेयर बाई एक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे, उस पर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो है वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, और आपको क्वेश्चंस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, यानी एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है, ये आपके पास एक्सरसाइज के फर्स्ट 13 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑलमोस्ट 12 या 13 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, ये आपने अब कंप्लीट करने हैं। इसमें आपने करना यही है कि स्टार्ट में देख लेना है कि कर्व, अगर तो लिमिट्स गिवन है, ठीक है, तो आपने सिंपल जैसे अगर x की वैल्यूज गिवन है तो हमने यही फाइंड आउट करना है, इंटेग्रल y डी एक्स। अगर y की लिमिट्स गिवन हो तो फिर हम इंटेग्रल x डी वाई फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि आपको लिमिट्स गिवन नहीं है तो फिर आपने देख लेना है कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है। अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम एरिया अलोंग x एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम एरिया अलोंग y एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप y इक्वल टू जीरो पुट करें। अगर आपने x की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है तो y इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यूज निकाल लें। अगर आपने y की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल टू जीरो पुट करके आप y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट के 13 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि ये जो आपको अगर इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड हैं, ठीक है। या ये इक्वेशन ही, ये सेट ऑफ इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, ये आपको सेट ऑफ इक्वेशन गिवन हो, या ये सेट ऑफ इक्वेशन गिवन हो। ये एक और सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि आपके पास है x इक्वल टू ए थीटा माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। ये साइक्लॉइड की इक्वेशंस हैं। तो इन केस ऑफ साइक्लॉइड लिमिट ऑफ इंटरवल विल बी 0 to 2 पाई या 2 टाइम्स 0 to पाई। यानी आपके पास अगर साइक्लॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपने देख लेना है अगर इस टाइप के एक्स और वाई दिए हुए हैं, या इफ इस टाइप के, या ये सेकंड टाइप जो दिए हुए इस टाइप के दिए हुए हैं, तो आपने इसको समझ आ जाना चाहिए कि ये साइक्लॉइड है। और साइक्लॉइड के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है, या दूसरा तरीका यह है कि अगर आप 0 से पाई लिमिट यूज़ करते हैं तो फिर आप इंटेग्रल के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डियोइड। कार्डियोइड की आपके पास क्या होते हैं, ये जो 4 टाइप के आपके पास जो है वो उन्होंने दी हुई हैं, इसकी आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल टू ए वन माइनस साइन थीटा, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस साइन थीटा। ये इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो तो वो कार्डियोइड की इक्वेशन है। कार्डियोइड की इस टाइप की शेप बनती है, और इन केस ऑफ कार्डियोइड लिमिट्स शुड बी 0 to पाई एंड द होल इंटेग्रल इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक तो ये आपने याद रखना है कि साइक्लॉइड गिवन है तो उसकी क्या हमने लिमिट्स रखनी है, और कार्डियोइड गिवन है तो उसकी हमने क्या लिमिट्स रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है एरिया ऑफ पोलर कर्व। यानी अगर आपको कर्व आर और थीटा की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, लेट आर इज इक्वल टू एफ थीटा बी एनी पोलर कर्व, देन एरिया इज कैलकुलेटेड बाय। अब इसका एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, by using formula a equal to 1 by 2 integral theta 1 to theta 2 r square d theta, ठीक है। इससे हमने जो है वो कैलकुलेट करना है अगर हमें कोई पोलर कर्व दी हुई है, यानी आर थीटा की फॉर्म में, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में अगर कर्व दी हुई है तो हमने थीटा की लिमिट्स लगानी है, और आर स्क्वेयर डी थीटा, और जो इंटेग्रल है उसके साथ 1/2 भी आएगा। इन केस ऑफ पोलर कर्व व्हेन वी हैव टू फाइंड द लिमिट्स वी पुट आर इज इक्वल टू 0। जैसे उसमें आपने अगर लिमिट्स फाइंड आउट करनी होती थी तो या तो आप y इक्वल टू 0 पुट करते थे या x इक्वल टू 0 पुट करते थे। पोलर कर्व की लिमिट्स अगर आपको, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो आपने वो यूज़ कर लेनी है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने r इक्वल टू 0 पुट करना है और लिमिट्स और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, वहाँ से आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं
और वो आपके पास क्या है कि एक तो आपने वैलीज साइन फार्मूला और वैलीज को साइन फार्मूले पढ़े थे, ठीक है, ये आप लोग रिवाइज कर लें, बिकॉज जब पोलर कर्व्स आप लोग पढ़े होते हो तो बाजुकात इंटेग्रल जो है वो आपके पास साइन एन थीटा या कॉज एन थीटा की फॉर्म में आ जाता है। तो हम ये रिकॉल कर लें कि 0 से π/2 साइन एन थीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n-1/n, n-3/n-2। अच्छा, इसके लिए आपको ये बताया हुआ था कि न्यूमरेटर में अगर आप देखो तो n में से ऑड नंबर्स माइनस हो रहे हैं, n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिनोमिनेटर में n, n-2, n-4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसमें आपको एक और बात ये बताई थी कि ये जो आपके फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले, ये तब तक आते हैं जब तक इनके आंसर्स पॉजिटिव रहें। अगर इसका आंसर नेगेटिव या ज़ीरो हो जाए तो फिर ये फैक्टर आपने स्टॉप कर देने हैं। और उसके अलावा ये कि अगर n इवन नंबर है तो आंसर में π/2 भी आएगा, ठीक है। तो एक तो आपके वैल्यूज को साइन फार्मूला और वैल्यूज साइन फार्मूला जो है इसको रिवाइज कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए गैमा फंक्शन हमारे पास आता है कि गैमा फंक्शन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय गैमा एक्स, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, एंड इज डिफाइंड बाय इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ई रेज टू पावर टी डी टी। इस टाइप का फंक्शन अगर हमारे पास आए गैमा ऑफ एक्स तो उसका मतलब ये इंटेग्रल वो इस इंटेग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं गैमा फंक्शन के कि गैमा एन इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, गैमा जैसे फॉर एग्जांपल गैमा 5 अगर आपने निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 5-1 फैक्टोरियल। 5-1 फैक्टोरियल का मतलब है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला है कि गैमा n+1 इज इक्वल टू n गैमा n। और थर्ड क्या फॉर्मूला है कि गैमा 1/2 इज इक्वल टू √5। तो ये गैमा फंक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, अगर हमारे क्वेश्चंस में मे बी ये आगे जाके यूज हों। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अब आपके पास ऑलरेडी हमने पहले साइक्लॉइड्स को जो है वो किया है, मतलब उससे मुतालिक हम लोगों ने पढ़ा है। बट ये कुछ इक्वेशंस हमें ये आपने अब याद रखनी है इक्वेशंस कि साइक्लॉइड की इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं। एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, या एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये साइक्लॉइड की इक्वेशंस है और साइक्लॉइड में लिमिट 0 से 2 पाई होती है या 2 × 0 to π। और कार्डियोइड की इक्वेशंस भी हमने भी पढ़ी हैं। और कार्डियोइड की इक्वेशंस जो हैं उनमें ये है कि हमारे पास कार्डियोइड में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई होगी और इंटेग्रल को जो फुल इंटेग्रल है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। A curve is symmetric to a line if the curve is unchanged by replacing y is equal to x or x is equal to y. It is always implicit equation. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने चेक करना है कि क्या कर्व जो है लाइन की सिमेट्रिक है तो आप उसमें x इज इक्वल टू वाई पुट करें या y इज इक्वल टू एक्स पुट करें। और अगर इक्वेशन अनचेंज रहे तो इसका मतलब है कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन देन वी ऑलवेज पुट x इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। अगर पोलर कर्व आपको दी हुई है और आप x की जगह r cos थीटा पुट करें और y की जगह r sin थीटा पुट करें और कर्व अनचेंज रहे तो इसका मतलब है कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन। और नेक्स्ट क्या है कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म एंड कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर आपके पास बाज़ात आप अपनी इक्वेशन आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हुई है तो उसमें ये भी बेटर होता है कि हम x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा सब्सटीट्यूशन यूज़ करके एरिया पोलर कोऑर्डिनेट्स के एरिया से फाइंड आउट करें। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल थीटा 1 to थीटा 2 आर स्क्वायर डी थीटा। अच्छा, बाज़ औक़ात आपसे कह दिया जाता है कि आप टू कर्व्स के दरमियान का एरिया फाइंड आउट करें। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये आ जाता है क्वेश्चन के फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। फॉर एग्जांपल एक कर्व है आर इज इक्वल टू एफ थीटा और एक कर्व आपके पास है आर इज इक्वल टू जी थीटा। तो अब आप किस तरह से एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द टू कर्व्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपस में और वहाँ से आप
थीटा की वैल्यूज निकालेंगे जो असल में दोनों कर्व्स की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. देन फाइंड A1 एंड A2 बाय यूजिंग लिमिट्स विच आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स. फिर आपने ये करना है कि A1 यानी कि फर्स्ट कर्व का एरिया और सेकंड कर्व के लिए एरिया फाइंड आउट कर देना है. जो भी लिमिट्स आपके पास आई थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली, यानी आपने यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए उन्हीं लिमिट्स को यूज़ करते हुए A1 और A2 यानी एरिया ऑफ फर्स्ट कर्व एंड एरिया ऑफ सेकंड कर्व फाइंड आउट कर लेना है. Then calculate the area between the two curves by using formula area is equal to A1 minus A2 या A2 minus A1. उसके बाद आपने अगर एरिया बिटवीन द टू कर्व्स फाइंड आउट करना है तो आपने A1 माइनस A2 फाइंड आउट कर लेना है या A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर लेना है. और ये बात याद रहे कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. जो भी एरिया का रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव कंसिडर होगा. अगर नेगेटिव आता भी है आंसर तो आपने उसमें से नेगेटिव साइन को ओमिट कर देना है. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं. इसमें आपको दिया हुआ है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू A1 माइनस कॉस थीटा. तो अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास इक्वेशंस ऑफ साइक्लॉइड हैं. जो हमने साइक्लॉइड की इक्वेशंस पढ़ी थी ये वो इक्वेशंस हैं. अब हमने इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम या तो ये यूज़ कर सकते थे कि हम 0 से 2 पाई लिमिट्स ले लें, या दूसरा हमने ये तरीका पुट किया था कि 0 से पाई लिमिट्स लें और इंटेग्रल को लास्ट में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. तो हमने ये वाला तरीका यूज़ किया है कि AX इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 से पाई y dx. अब y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. ठीक है, और दूसरा dx अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम x वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं. x हमारे पास इक्वल है a थीटा माइनस साइन थीटा. यहाँ से dx अगर निकालें तो A1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा. ठीक है, y की और dx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद इस हम इंटेग्रल को हमने अब सॉल्व करना है. जब हम इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं हमने पहले यहाँ हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है. 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2. ठीक है, इसका स्क्वेयर अगर ओपन करें तो साइन 4 थीटा बाई 2. ठीक है, साइन 4 थीटा बाई 2 जो है इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हम थीटा बाई 2 को इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, यानी हम सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लेते हैं. सब्सटीट्यूशन अगर हम यूज़ करें तो इंटेग्रल चेंज हो गया. इस इंटेग्रल में इंटेग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 4 टी डी टी. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें वैलीज साइन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. अब वैलीज को साइन फार्मूला या वैलीज साइन फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, उसे यूज़ करके हमने इस इंटेग्रल को एवेल्यूएट कर लिया. ठीक है, तो अब ये है कि आपके पास जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है. इसमें आपको जो कर्व दी हुई है ये कर्व आपकी x और y की फॉर्म में गिवन है, लेकिन इसको उससे सॉल्व करना यानी कि आप सिंपल इसे एरिया अबाउट x एक्सिस करके सॉल्व करें या एरिया अबाउट y एक्सिस करके सॉल्व करें, उससे डिफ़िकल्ट है, मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना. और आप देख सकते हो कि ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है. तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन. ठीक है, क्योंकि आप अगर x को y से या y को x से रिप्लेस करें तो कर्व अनचेंज रहती है. हम इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. इस तरह से ये कर्व पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाएगी. पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके हम इसमें पुट कर देते हैं r इज इक्वल टू 0 सो दैट वी कैन फाइंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, r इज इक्वल टू 0 जब हमने पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई. थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. अब हमने एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 थीटा 1 से थीटा 2 आर स्क्वेयर डी थीटा. ठीक है, और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. अगर इसमें सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत है तो सब्सटीट्यूशन कर लें. ठीक है, अगर वैसे सॉल्व हो जाता है तो जो है दैट्स गुड. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन दरमियान में एक जगह पे की गई है, सब्सटीट्यूशन करके इसको सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, अब इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपकी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस हैं. आप देख सकते हो कि जो 7.5 एक्सरसाइज है इसके स्टार्ट के देखें ये जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके ऑनवर्ड अगर हम देखें तो 1 से लेके 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो इनको आपने स्टार्ट में जो मेथड मैंने आपको बताया उससे सॉल्व करना है. और 14 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उसमें एक दो क्वेश्चंस इस टाइप के भी हैं जिसमें आपके पास
जो है वो रेक्टेंगुलर सिस्टम में गिवन है, लेकिन जो है वो इक्वेशंस इम्प्लिसिट हैं, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बाकी जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, दीज आर रिलेटेड टू these are polar curves and these can be solved by using फॉर्मूला फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज आप लोगों ने ट्राई करनी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर मुझे इन्फॉर्म करें और मुझसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।